आज हम लोग देखेंगे जो बायोमोलिक्यूल्स हमारा चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज विटामिन, तुमको न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए इन सबों का जो कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके केमिकल कंपोनेंट का क्या क्या हैं, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। इसके डीएनए के बायोलॉजिकल एक्शन क्या क्या हैं। तो पहले है विटामिन। विटामिन जो है तुमको ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जिसका कि बॉडी को कम मात्रा में जब आवश्यकता, तो लेस अमाउंट में इसकी आवश्यकता होती है बॉडी को, लेकिन अगर विटामिन प्रेजेंट नहीं हो तो उसके कारण बॉडी को एक स्पेसिफिक टाइप का डिजीज होगा बॉडी में। तो विटामिन्स आर बायोमोलिक्यूल्स विटामिन आर molecules, its deficiency cause specific disease, और इसका लेस अमाउंट में ही जरूरत पड़ता है स्पेसिफिक डिजीज। तो विटामिन को जैसे पहले बीटा जो एमीन के रूप से जाता है, वाइटल एमीन पहले माना जाता था, इसलिए इसका नाम विटामिन पड़ा। लेकिन बाद में देखा गया विटामिन में जो कि है तुमको एमीन ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसका नाम जब बाद में ई को हटा दिया गया। तो विटामिन जो है तुमको, विटामिन को तुमको इसको जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ABCDEK इन सबों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल हैं। विटामिन को दो पार्ट में बांट सकते हैं, फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल होता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल भी कह सकते हैं। फैट सॉल्युबल मीन्स ADEK, ये फैट सॉल्युबल मीन्स वाटर इनसॉल्युबल। और एक दूसरा हो गया वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो इसमें B और C आएगा जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा। तो फैट सॉल्युबल मतलब वाटर इनसॉल्युबल, जो कि वाटर में ADEK। तो ये सब तुमको जो है विटामिन स्टोर हो जाएगा बॉडी में, ये तुमको लीवर इस सब में स्टोर रहता है तुमको, या एडिपोज टिश्यू इन सबों में स्टोर रहेगा ये। और B और C स्टोर नहीं होते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के साथ ये नीचे बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो इसको इसकी बार बार लेने की जरूरत पड़ेगी, ये स्टोर रहेगा। लेकिन विटामिन का जो है अधिक मात्रा में लेना यह भी शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं है कि विटामिन को बार बार लेते रहें जिससे कि उसकी मात्रा क्या हो जाए बॉडी में ज़्यादा हो, तो वह भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो कभी भी विटामिन को अपनी इच्छा से, जब भी है कि विटामिन से क्या हानि होगा, ऐसा नहीं है। तो विटामिन को भी अपने एक जो इतना उसका प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर उसके आधार पर ही लें। तो ये तुम्हारा हो गया ADEK, ये तुम्हारा फैट सॉल्युबल, और BC हो गया तुम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन के तुमको ये जो विटामिन है जिसकी के बॉडी को लेस अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, अगर ये नहीं रहेगा तो इसके कारण क्या होगा, एक विशेष प्रकार के डिजीज होंगे। और इसको किस चीज़ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन यहाँ लिख देते हैं विटामिन, और इधर डिजीज, इसके कारण डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज। तो विटामिन ए से तुमको मिलेगा, जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी से तुमको होता है नाइट ब्लाइंडनेस, थैलीसेमिया, ये सब जो आई का डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, तो ये सब तुमको विटामिन ए के डिफिशियंसी से होगा। तो विटामिन ए के डिफिशियंसी से क्या क्या मिलेगा इसमें, विटामिन ए के डिफिशियंसी से कौन से किस किस चीज़ में मिलेगा। तो विटामिन ए तुमको मिल सकता है गाजर, जैसे कैरोट कहते हो जिसको, तुमको उससे मिल सकता है तुमको। तुमको जैसे कि तुमको कहा जाता है एस्पिनोज, जो कि तुमको, उसके बाद जो है तुमको ऑयल, जो कि लीवर का जो ऑयल होता है फिश के लीवर का ऑयल में मिलता है विटामिन ए। तो ये सब खाने से, जैसे पालक साग जैसे स्पिनोज को कहते हो, तो उससे भी तुमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये विटामिन ए का डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज है, जैसे मैंने सोर्स इसका बता दिया। जैसे विटामिन अब है B1, विटामिन B1 को हम लोग
थायमीन के नाम से भी जानते हैं, थायमीन भी इसको बोलता है केमिकली। तो थायमीन B1 से तुमको जो रोग होता है विटामिन के, इसके डिफिशियंसी से होगा तुमको बेरी रोग होगा, इसमें डिजीज होगा विटामिन B1 से। अब जैसे विटामिन B2, इसको राइजोफ्लोविन कहते हैं हम लोग, तो इसके डिफिशियंसी तुमको होगा जैसे कि पचने में तुमको अनियमितता रहेगी। दूसरा हो सकता है तुमको स्किन में तुमको मतलब स्किन में तुमको जलन होगा, स्किन में जलन होगा तुमको, ये तुमको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, तुमको जैसे होठ वगैरह फटना जैसे होता है, इन सब विटामिन B2 के कमी से होगा। विटामिन तुमको जहाँ तक है B12, विटामिन B12 के तुमको एनीमिया होगा, माने ब्लड का कमी, एनीमिया, और हीमोग्लोबिन का तुमको विटामिन B6 होता है जिसके कमी से ब्लड में तुमको जो भूरापन है उसका घट जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया विटामिन B12। अब विटामिन C को हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, इसका नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। इसकी डिफिशियंसी होती है स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन डी से होता है, विटामिन सी जो मिलता है तुमको, जैसे खट्टा फल हो गया तुम्हारा, जैसे कि आंवला है जिसको कहते हो, जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं नींबू वगैरह हो गया, खट्टा जो लेमन तुम्हारा हुआ, आंवला, इस सब से तुमको मिलेगा। विटामिन डी जैसे इससे रिकेट्स तुमको जो है मिले, तो इसके जो सनलाइट में भी पाया जाता है, ये सनलाइट में भी पाया जाएगा। ये इसमें तुमको क्या हो गया, ये इसका सोर्स हो गया लेमन हो गया, ये या आंवला हो गया, ये सब तुम्हारा इसका सोर्स हो गया। विटामिन डी, विटामिन के होता है तुमको, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम एक्सीड्स, ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीजेस। इसकी डिफिशियंसी से ब्लड जल्दी नहीं जमेगा, और अगर विटामिन के नहीं रहा बॉडी में तो ये तुमको ब्लड ज़्यादा बहेगा, उसको कहीं कटेगा तो उससे ब्लड ज़्यादा निकलेगा। तो विटामिन के की डिफिशियंसी, विटामिन के का उसमें उपयोग करने से ये तुमको जो हरा पत्तेदार सब्जी है, ग्रीन लीव्स, तो वो उन सबों से तुमको विटामिन के की पूर्ति हो जाएगी। तो ये सब तुम्हारा है। और जैसे विटामिन ए है, बी है, ये सब तुमको जहाँ तक है बहुत से में तुमको जो मिल्क हैं और बटर हैं, ये सब तुमको इसकी पूर्ति बहुत से विटामिन की करती है। तो मिल्क में बहुत सा विटामिन भी पाया जाता है, और इसलिए विटामिन जैसे अंडा का तुमको जो है पीला पार्ट, उन सबों से विटामिन B2, तो विटामिन B12, इन सबों की मिल जाती है। और इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हारा विटामिन के कमी से होने वाली ये डिजीज लिख दिया गया। तो विटामिन, इसको लिस्ट को देख सकते हो, बुक में भी तुम्हारा एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। और ये सारे जो लेक्चर्स हैं जिसमें भी जो बायोमोलिकुल्स के हो या और भी केमिस्ट्री के जितने हैं, फिजिक्स के, मैथ के, ये सब तुमको बायोराइस्टल ऐप पर तुमको अपलोडेड हैं, जिसको तुम कभी भी राइस्टल ऐप में कभी किसी भी टॉपिक में अगर बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जेईई मेंस, नीट, एडवांस जेईई का तैयारी कर रहे हो, तो कभी भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी टॉपिक में जानकारी के लिए, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा हो, बोर्ड में का एग्जाम दे रहे हो, कुछ टॉपिक तुमको नहीं समझ में आ रहे हैं, तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। और इसके नोट्स भी तुमको राइस्टल ऐप पर उपलब्ध है, तो उसको राइस्टल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरा फ़ोन नंबर उसमें दिया हुआ है, कभी भी हमसे संपर्क करके टाइम ले सकते हो। तो आगे देखते हैं इसमें जो विटामिन के बाद आज देखते हैं हम लोग, विटामिन के बाद एक है तुमको जो टॉपिक है जैसे न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड तुम्हारा क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड में तुम्हारा हो गया, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसको हम लोग आरएनए और डीएनए कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड तुम्हारा है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया सेल का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो तुमको बायोलॉजी में तो पढ़े होगे सेल, तो सेल तुम्हारा बॉडी जो है बना हुआ है, सेल से बनता है। तो सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में जो कि एसिड है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। और ये जो तुमको होते हैं मेनली हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि तुमको
पेरेंट का जो प्रॉपर्टी जो गुण है तुमको, प्रॉपर्टी जो कि पेरेंट के जैसे ही होते हैं, जो कि उसके डॉटर होते हैं, तो पेरेंट्स के उसके जो गुण मिलते हैं, पेरेंट्स से जो उसके जो लक्षण मिलते हैं, वो उसका जिसको हम लोग हेरिडिटरी भी कहते हैं। तो ये तुमको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है दैट इज डीएनए। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड it is found in the nucleus of cell, nucleus of a cell। सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक डीएनए, ये हो गया डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी 2-डीऑक्सीराइबोज में 2 का नंबर कार्बन पे कमी होता है, बीटा 2-डीऑक्सीराइबोज ऐसा भी कह सकते हैं उसको। ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो बीटा डी 2 नंबर पे बीटा डी ऑक्सीराइबोज होता है ये तुमको डीएनए में, और आरएनए में होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो तुम्हारा है, तो डीएनए में तुम्हारा हो गया ये और बीटा होता है, तो बीटा में तुमको ये OH और H में ये अल्फा के तुलना में उल्टा होगा यहाँ पर, डीऑक्सीराइबोज होता है, तो ये तुमको 2 नंबर कार्बन पे, ये 1 नंबर कार्बन था, ये 2 नंबर पे दोनों H होता है, OH नहीं होता है। 3 नंबर और 4 नंबर जो कार्बन है इस पे तुमको हो जाएगा एक CH2OH और ये H, तो 5 कार्बन हुआ ये। तो ये तुम्हारा जो है ये डीऑक्सीराइबोस हुआ, और राइबोस होगा तो यहाँ OH हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोस। और ये डीऑक्सीराइबोस में भी ये बीटा 2-डीऑक्सीराइबोस, ये बीटा 2-डीऑक्सीराइबोस भी कहते हैं, 2 नंबर कार्बन पे है और बीटा है ये। और राइबोस में इसमें भी क्या होगा, बीटा ही होगा, बट इसमें OH होगा। 2 नंबर कार्बन पे क्या रहेगा, यहाँ पर OH रहेगा। बीटा 2-डीऑक्सीराइबोज है, तो ये राइबोस में सिर्फ O के जगह पर ये तुमको चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी बीटा ही रहेगा राइबोस में, OH H, और यहाँ पर भी 4 नंबर पे हो गया तुमको, 4 नंबर पे CH2OH और इधर H, दैट इज ये हो गया तुमको राइबोस न्यूक्लिक एसिड, पेंटोज राइबोस शुगर। इनफैक्ट ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये शुगर पेंटोज शुगर, इसका फार्मूला हो गया पेंटोज शुगर है ये। इसका फार्मूला हो गया C5H10O5, ये पेंटोज शुगर है तुम्हारा ये राइबोस। इसमें एक कम है, C5H10O4, इसमें एक O कम है, C5H10O4, ये तुमको इसका डीएनए का हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा इसका कंपोनेंट है, ये शुगर इसमें पाया जाता है, इसमें जो इसके कंपोनेंट हैं। और जहाँ तक कि डीएनए का तुमको जो है, डीएनए जो तुमको होता है ये हेरिडिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है, और डीएनए तुमको मिल करके, डीएनए तुमको प्रोटीन से मिलकर क्रोमोजोम्स बनाते हैं। डीएनए कुछ प्रोटीन से मिल करके क्या बनाएगा, डीएनए प्लस प्रोटीन से क्या बन गया, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बन जाता है।
डीएनए प्लस प्रोटीन से बन गया क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम बनेगा जो कि ये तुमको रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी, ये तुमको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये डीएनए है, तुमको डीएनए जो है हर स्पेसीज का स्पेसिफिक डीएनए होता है। तो उसमें क्या स्पेसिफिसिटी होती है, हर किसी भी व्यक्ति का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं उससे उसकी पहचान भी हो जाएगी। आजकल तो देखते तुमको आधार का जो तुमको आधार में सबको डीएनए जो फिंगरप्रिंट लिया गया है उसके आधार पर सारा तुमको बैंकिंग सिस्टम भी उस पर बेस्ड है, हर काम आप बिल्कुल यूनिक होता है। तो ये जो डीएनए है तुम्हारा, डीएनए का जो तुमको बनावट होता है उसी के आधार पर, तो अब डीएनए का हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है इसका डीएनए में। इस डीएनए का क्या क्या, एक तो हमने देखा अभी कि इसमें शुगर होता है, और ये शुगर के बाद तुमको और क्या क्या होते हैं, डीएनए का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसका डीएनए का किस प्रकार से कंस्टिट्यूएंट है, क्या क्या डीएनए के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तुमको 3 चीज इसमें होगा, तो पायरिडीन और प्यूमिन 2 तरह के बेस होते हैं। तो डीएनए में तुमको डीएनए के कंस्टिट्यूएंट तुमको जो है कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए, तो अभी तक हम लोगों ने कंस्टिट्यूएंट में देखा क्या चीज, डीऑक्सीराइबोज जो है पेंटोज शुगर है, दूसरा होता है फॉस्फेट होता है, और नाइट्रोजनस बेस होता है। डीएनए का बनावट इसमें क्या क्या होते हैं, डीएनए में तुमको हो गया डीऑक्सी राइबोस शुगर एक हो गया, दूसरा होता है तुमको बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ये तुमको नाइट्रोजनस बेस हो गया डी, और नाइट्रोजनस बेस के बाद ये तुम्हारा है फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4 3- फॉस्फेट। और नाइट्रोजनस बेस में तुमको है 2 तरह का बेस होगा। नाइट्रोजनस बेस में तुमको जैसे है, इसमें नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं 4 टाइप के होंगे, जैसे pyridine PU में 4 टाइप का डायरेक्ट ही लिख देते हैं, 4 बेस होते हैं, जैसे गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन, साइटोसिन, एडिनिन, एडिनिन, और ये हो गया थाइमिन, थाइमिन। तो थाइमिन तुमको क्या क्या हो गया, गुआनिन, साइटोसिन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। गुआनिन का साइटोसिन, G से C का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और A और T में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एडेनिन का थाइमिन से बनता है AT, GC AT, याद रख सकते हो। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है, और इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जिसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो ये तुम्हारा हो गया। आरएनए में जो होता है, आरएनए में भी तुमको आरएनए का जब कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो आरएनए का कंस्टिट्यूएंट में क्या क्या है, इसमें तो डीऑक्सीराइबोज होता है, उसमें राइबोज शुगर होता है, उसमें राइबोज शुगर होता है, उसमें भी नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होगा, और फॉस्फेट भी होगा ये। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस में तुमको एक बदल जाएगा, तो गुआनिन भी इसमें रहेगा, गुआनिन रहता ही है, साइटोसिन भी रहेगा, साइटोसिन भी रहेगा, एडिनिन भी सेम होगा दोनों में, और एक जो है इसके बदला यूरेसिल हो जाएगा। तो ये जो तुमको एक जो थाइमिन के बदला इसमें क्या जाता है, आरएनए में एक बेस बदल जाता है, और जो शुगर का टाइप है वो बदल जाता है इसका। तो ये तुमको हुआ आरएनए और डीएनए का, तुमको जहां तक कि कंस्टिट्यूएंट हुआ ये आरएनए, और जहां तक कि इसका डीएनए में जैसे कंस्टिट्यूएंट अगर इसका बनाए, तो आरएनए डीएनए का अगर स्ट्रक्चर बनाए इसका,
ये सब इसके कंपोनेंट हुए। तो डीएनए में जैसे तुमको है, डीएनए में तुमको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। डीएनए में तुमको जो है न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या आता है, न्यूक्लियोसाइड हुआ डीऑक्सीराइबोज शुगर और प्लस तुमको बेस मिलके क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। और उसमें फॉस्फेट भी जुट जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो उसमें फॉस्फेट एक शुगर को दूसरे से लिंक करता है, उसको भी हम लोग ले लेंगे तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। और ये जुड़ता है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है C3 और C5 से। न्यूक्लियोटाइड में तुमको और जो बेस जुड़ता है वो C1 से जुड़ता है, कार्बन 1 से जुटेगा। तो हम लोग उसको देख लेंगे। अभी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखते हैं। स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये होता है तुमको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटसन एंड क्रिक कहते हैं इसको। इसका जो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था सबसे पहले। तो ये तुमको डबल हेलिकल मॉडल कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो कैसे बनता है ये। तो इसमें जो तुम्हारा होता है एक जो अभी बता रहे थे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एक वर्ड आता है, न्यूक्लियोसाइड। इसमें तुमको हो गया डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस डीऑक्सी प्लस नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजन बेस जुटता है C1 पे, कार्बन 1 पे जुटेगा, ये कार्बन 1 पे जुटेगा, जैसा कि अभी बना के दिखाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जब आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें तुमको जो है बीटा डी ऑक्सीराइबोज शुगर होता है, इसे बीटा डी ऑक्सीराइबोज शुगर प्लस हो गया तुमको डीऑक्सी प्लस हो गया तुमको बेस, नाइट्रोजनियस बेस भी रहेगा। नाइट्रोजनियस बेस ये कहाँ पे जुटा हुआ रहता है, जैसा बताए थे कार्बन 1 पे, C1 पे। और प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट ये C3 C5, तो C3 और C5 पे ये जुड़ा रहता है। तो एक यूनिट में अगर दीजिएगा तो ये तो C3 पे जोड़िएगा, तो ये C5 पे जोड़िएगा, दूसरा तरफ से C3 में दूसरा मॉलिक्यूल का मानिएगा 5, तो एक 5 में आप मान सकते हैं, जैसे बना कर भी दिखाएंगे डाइफॉस्फेट लिंकेज कैसा होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक जैसे कि एक दूसरे से लिंक बनाता है। और ये तुमको क्या होगा, डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड, डीएनए हैज 2 strands of pentose sugar, pentose sugar, each sugar has base at C1 and connected to another sugar, another molecule of मतलब sugar by phosphate linkage, डाइफॉस्फेट लिंकेज भी कर सकते हो, फॉस्फेट लिंकेज C3 C5 के बीच में, C3 और C5 के बीच में ये तुमको लिंकेज बनेगा। और the two strands are connected by hydrogen bonding between nitrogenous base,
नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो हाइड्रोजन बने हुए है उससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो क्या क्या अभी हो गया, जैसे कि इसमें 2 स्ट्रैंड होंगे, जैसे यहाँ पे एक ग्लूको मतलब कि पेंटोज शुगर जो होगा उसमें प्रत्येक C1 पर क्या होगा, 1 नंबर पे बेस होगा, और हर बेस में कार्बन मतलब कि इसके में 5 नंबर पे होगा। एक बेस जैसे एडिनिन है नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बनेगा, तो जैसा बताया था GC के बीच में बनेगा, और AT ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन का थाइमिन से बनेगा। और इस प्रकार से एक जो स्ट्रैंड है, सो वन स्ट्रैंड इज कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, मतलब अगर इधर की ओर जैसे कि तुमको इसको पहले स्ट्रक्चर इसको बनाते हैं देखते हैं, तो ये तुम्हारा डीएनए का कंस्टिट्यूएंट हुआ, जिसको देखो अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर बना के देख लेते थे। अभी तक क्या क्या समझ में आया, डीएनए में होगा हमको डीऑक्सीराइबोज शुगर एक होगा, और वो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है एक दूसरे डीऑक्सीराइबोज दूसरे मॉलिक्यूल से क्या फॉस्फेट लिंकेज के द्वारा जुड़े रहेंगे, और हर शुगर में एक बेस होगा, और ये जो बेस का क्रम होगा किस क्रम में तुमको किस सीक्वेंस में जुड़ेगा, जैसे बेस तो आपको 4 तरह के हैं, तो वो जो 4 तुम्हारा है, कभी एडेनिन जुटेगा, कभी ग्वानिन, कभी साइटोसिन, कभी 2 एडेनिन, मतलब इस तरह से इस सीक्वेंस में क्या रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं। और यही सीक्वेंस सभी जो स्पीशीज में है वो अलग अलग होते हैं, नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है यही सब में अलग अलग होते हैं। और एक के डीएनए को दूसरा से क्या करता है, ये सेपरेट करता है एक दूसरे को, जिसके कभी भी डीएनए कभी भी मैच, 2 स्पीशीज के डीएनए कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। तो वो क्या नहीं सेम होता है, तो वो तुमको नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है वो अलग होता है। बाकी जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। तो पहले तो पेंटोज शुगर एक बना लेते हैं, इसको दिखाते हैं एक, पेंटोज शुगर यहां पे है, यहाँ H हो गया, CH2OH होता है, शुगर पहले बना लीजिए उसके बाद मिटा देंगे, इसको फॉस्फेट लिंकेज से जोड़ेंगे। तो ये है तुमको C5 है, ये कार्बन नंबर 5, और यहाँ पर C3 होगा, C3 होगा, चलिए ये तुम्हारा हो गया ये, और यहाँ पर C1 है, OH और EH। तो इसमें जहां भी है यहां पर तुमको नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएगा, यहां पर 1 नंबर कार्बन से नाइट्रोजनियस बेस यहां पे जुटेगा, जो कि हो सकता है एडेनिन हो, थाइमिन हो, ग्वानिन हो या साइटोसिन हो, ये कोई भी हो सकता है, और ये तुमको एक दूसरे के नाइट्रोजनस बेस। अब यहां देखिए कैसे जुटेगा ये, तो ये जो C3 से है यहां पर से, अब देखो यहां पर से जो OH है यहाँ से फॉस्फेट जुट जाएगा, यहाँ से OH को हटा के, तो डाइफॉस्फेट लिंकेज तुम्हारा जो होता है, तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा फॉस्फेट आएगा, तो ये यहाँ पर से O है, और फिर तुमको P आ जाएगा यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, एक तरफ से O और एक तरफ से तुम्हारा ये जो है O हो गया। तो ये दूसरा जो तुम्हारा मॉलिक्यूल होगा जो C5 से, दूसरा मॉलिक्यूल का C5 जो होगा यहाँ पर से, जो दूसरा जो सेकेंड का यहाँ पर होगा, ये दूसरा शुगर भी बना ही देते हैं। चलिए C5 लाइए, इसका O हो गया इधर, C1 इधर भी, चलिए यहाँ पर जोड़िए, तो ये तुम्हारा हो गया ये H यहाँ पर फिर H रहेगा, यहाँ नाइट्रोजनियस बेस, ये अपना डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट या सेम वो डिपेंड करेगा। और यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा तुमको, यहाँ से फिर क्या जुट जाएगा, यहाँ पर O, फिर P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस, इधर की तरफ फिर आगे से जुट जाएगा। इस तरह से ये क्या होगा, सीक्वेंस बनता जाएगा। यहाँ पर भी जैसे CH2 दे दिए यहाँ पर तुमको, तो ये जो तुम्हारा है ये सीक्वेंस क्या होता चल जाएगा तुम्हारा, ये सीक्वेंस तुम्हारा ये CH2 हो गया, तो ये तुमको यहाँ से CH2, ये जैसे तुम्हारा है CH2OH है यहाँ पर, तो CH2OH तुम्हारा जो होगा ये क्या हो गया तुम्हारा, ये जो CH2OH यहाँ से क्या होता चल जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पर CH2OH से यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2, ये 5 नंबर कार्बन है, यहाँ से दूसरा का जो फॉस्फेट का आएगा
अगला मॉलिक्यूल का जो फॉस्फेट का यहाँ पर ये यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो ये O- इधर भी O-, यहाँ से फिर ये C3C5। तो देखो यहाँ पर सिर्फ C5 जुटा, इसका C3 और C5 के बीच में बॉन्डिंग, यही जो बॉन्डिंग है तुमको ये फॉस्फेट बॉन्ड बिटवीन C3 एंड C5, यहाँ C3C5 डाइफॉस्फेट लिंकेज, C3C5 डाइफॉस्फेट लिंकेज कहलाता है ये। इन दोनों के बीच में लिंकेज रहेगा और 1 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, और यही जो नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है इसमें अपना कोई एडेनिन होगा, तो यहाँ ग्वानिन होगा, यहाँ पर थाइमिन होगा, इस क्रम में क्या रहेगा ये तुमको जुड़ते जाएंगे। और यहाँ पर भी दूसरा जो तुमको रहता है, यहाँ पर जो सेकेंड ये फिर सेकेंड स्ट्रैंड यहाँ बनेगा, तो यहां पर जो नाइट्रोजनियस बेस से इसमें तुमको जो है यहाँ पर जो दूसरा का जो नाइट्रोजनियस बेस होगा, दूसरा स्ट्रैंड का जो शुगर होगा, इस ढंग से यहाँ पर शुगर होगा, यहाँ नाइट्रोजनियस बेस होगा, यहाँ पर भी शुगर होगा, तो ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये इसके द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। तो ये जो तुम्हारा यहाँ भी जो नाइट्रोजनस बेस बना, ये क्या होगा फिर यहाँ पर जो दूसरे स्ट्रैंड से, जैसे यहाँ पेंटोस शुगर का यहाँ भी एक स्ट्रैंड बनाए और एक इधर की तरफ स्ट्रैंड बनाए, तो ये सब क्या होगा नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो तुमको एक नाइट्रोजन बेस में कैसे कैसे सीक्वेंस होगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो जहां पर इस स्ट्रैंड में अगर इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन होगा, इधर एडेनिन है तो इधर थाइमिन होगा, इधर थाइमिन है तो इस स्ट्रैंड में क्या होगा एडेनिन होगा। तो दोनों जो स्ट्रैंड होता है एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री होता है, सेम नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस का जो इधर का जो सीक्वेंस डिसाइड होगा तो इधर वाला ऑटोमेटिक उसका कंप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि इधर अगर साइटोसिन जुड़ा है तो इधर की तरफ उसके सामने बेस में क्या होगा, उसी के साइटोसिन के ठीक सामने जब रहेगा तुमको एक ग्वानिन, तभी उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। इसलिए एक वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कंप्लीमेंट्री टू अनदर, तो ये तुमको डबल स्ट्रैंड होता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे बनता है ये क्वाइल्ड होते चले जाता है, और जिसके कारण कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ तुम्हारा प्रोटीन डीएनए का, और ये तुमको धीरे धीरे क्या हो जाएगा क्वाइलिंग होते जाएगा तुमको। और भी ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, पहले डीऑक्सीराइबोज शुगर हुआ, उसमें तुमको C1 पे क्या है बेस जुड़े हुए हैं नाइट्रोजनस बेस, वो तुमको अलग अलग अपने बेस होंगे, 4 प्रकार के बेस हैं, कोई भी बेस हो सकते हैं इसका सीक्वेंस। उसके बाद C3 और C5 के बीच में डाइफॉस्फेट लिंकेज के द्वारा ये शुगर जुड़े हुए रहते हैं, इस प्रकार से एक स्ट्रैंड बनाते हैं। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से क्या होते हैं तुमको, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड नाइट्रोजन बेस के बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और तुमको ये यही तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है इसका। तो स्ट्रक्चर इसका माइंड में आ गया, जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर डीएनए को, तो क्या क्या मिलेगा हमको, डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगा, फॉस्फेट बॉन्ड मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस 4 प्रकार के मिलेंगे। तो चारों प्रकार के बेस तुम्हारा हो गए, तो ये तुम्हारा हो गया इसका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हो गया तुम्हारा। और आरएनए में जो होता है तुम्हारा, आरएनए में जो तुम्हारा होगा इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड, आरएनए में वन स्ट्रैंड होगा, और ये तुमको इसमें सिर्फ जहां तक है इसमें ये भी एक वन स्ट्रैंड में, और राइबोज शुगर होगा, राइबोज शुगर, और ये तुमको C3C5 के बीच में डाइफॉस्फेट बॉन्ड, इसमें भी वही होगा डाइफॉस्फेट बॉन्ड, और C1 पे क्या होगा नाइट्रोजनस बेस, इसमें 4 प्रकार के इसमें भी होते हैं, ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन। इस थाइमिन इसमें नहीं होगा, एडेनिन होगा और यूरेसिन होगा। तो इसमें तुमको ये हो गया डीएनए। तुमको जहां तक आरएनए का तुम्हारा है, आरएनए 3 टाइप का होता है, आरएनए का 3 टाइप होता है, mRNA, मैसेंजर आरएनए हुआ, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ये तुमको ये प्रोटीन के तुमको जब प्रोटीन बनाना होता है, डीएनए आरएनए में टूट जाता है और इसको प्रोटीन में, तो इसका जो बायोलॉजिकल एक्शन होता है डीएनए का, बायोलॉजिकल एक्शन या इंपॉर्टेंस, ये तुमको पहला तुमको प्रोटीन का तुमको न्यूक्लिक एसिड तुमको जो प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी भूमिका होती है, किस क्रम में ये तुमको जुड़ना है इसको ये डिसाइड करता है। एमिनो एसिड को किस क्रम में जुड़ना है उसको डीएनए ही डिसाइड करता है। दूसरा हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए। और डीएनए का तुमको जो सीक्वेंस होता है, ये जो तुमको नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस सभी जो स्पीशीज है उसमें डिफरेंट होगा। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनियस बेस इज यूनिक इन ईच स्पीशीज।
इन इच स्पेसीज, और यही तुमको डीएनए को डिफरेंस करता है एक दूसरे को। नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस अलग होता है और यही डीएनए को, एक डीएनए को दूसरे डीएनए से सेपरेट करता है। और डीएनए का यही सीक्वेंस है जिसके आधार पर हम लोग एक, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं हम लोग, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और ये प्रोटीन में जब जाता है तो पहले डीएनए जो है तुमको ये अपना जो क्वाइल अनक्वाइल्ड करता है अपने स्ट्रक्चर को, और उससे आरएनए बनाएगा, और आरएनए जो है तुमको जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ मैसेज लेके जाएगा किस क्रम में जुटना है एमिनो एसिड को, कहाँ पे उसको टर्मिनेट हो जाना है। इन सबों के मैसेज का तुमको जो मतलब कि उसको ले जाने का जो तुम्हारा है, जो हेरिडिटरी से आता है, दैट इज वो डीएनए ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ वेरी कंट्रोल प्रोसेस, और उसमें अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो एक नए स्पीसीज का क्या हो सकता है, नए तरह के स्पीसीज का क्रिएशन हो सकता है डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होने से, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जाता है। तो ये सब हो गए डीएनए के बायोलॉजिकल एक्शन हो गए। और तुमको डीएनए का कंस्ट्रक्शन तुमने देख लिया, न्यूक्लियोसाइड हो गया, तुमको न्यूक्लियोसाइड हो गया, तुमको क्या क्या, दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, और प्लस तुमको C1 पे 1 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, और न्यूक्लियोटाइड में उसमें फॉस्फेट भी जोड़ दीजिए, तो C3C5 में डायरेक्ट फॉस्फेट लिंकेज से फॉस्फेट के शुगर के जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे जुड़े रहते हैं एक स्ट्रैंड में, और दूसरा स्ट्रैंड भी उसी का कंप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि एक तरफ अगर एडेनिन है दूसरा तरफ थाइमिन होगा डीएनए में, ग्वानिन है साइटोसिन होगा, और आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है, आरएनए में दूसरा स्ट्रैंड नहीं होता है। तो ये तुम्हारा इसके बारे में जानकारी थी। और तुम एनसीईआरटी बुक के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या तुमको उसके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए उसको तुम सॉल्व करोगे, और जो भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, कभी भी तुमको किसी भी बोर्ड का प्रिपरेशन, मेडिकल इंजीनियरिंग, इन सबों का प्रिपरेशन करने में तुमको जेई या नीट, तो कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो राइट वाले ऐप के माध्यम से हमसे कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में तुम्हें परेशानी हो कुछ को समझने में, तुम हमसे पर्सनल टाइम भी अलॉट करा सकते हो। राइट वाले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उस पर हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर तुम कभी भी कॉल कर सकते हो और हमसे टाइम अलॉट करा सकते हो। और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक यहाँ तक, यहीं तक था, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना।